इतिहास में हुई 7 अनोखी घटनाएं जो आपको भी हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1, 21 अगस्त 1986 को अफ्रीका के कैमरून देश में एक ऐसी अनोखी और डरावनी ट्रेजेडी हुई जो दुनिया में बहुत रेयर है। इस ट्रेजेडी में सिर्फ एक रात में 1700 से ज्यादा लोग बिना किसी सिम्टम्स के मारे गए और 4000 से ज्यादा एनिमल्स भी खत्म हो गए। ये सब बिना किसी आग, तूफान या दिखने वाले डिजास्टर ने नहीं, बल्कि सिर्फ हवा ने साइलेंट किलर बनकर लोगों को मार दिया था। असल में कैमरून में लेक नायोस नाम की एक शांत और खूबसूरत वॉल्केनिक लेक है, जिसके आसपास कई विलेजेस भी हैं। ये लेक एक वॉल्केनिक क्रेटर लेक है जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर करती है। पानी के नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से CO2 डिसॉल्व होकर लेक में जमा हो रहा था और 21 अगस्त की रात को एक छोटे से लैंडस्लाइड की वजह से लेक का पानी हिल गया और अंदर जमा CO2 एकदम से हवा में रिलीज हो गया। ये गैस क्लाउड की तरह लेक से निकलकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसपास के विलेजेस में फैल गई। CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, इस वजह से ये ग्राउंड लेवल पर रुकी रही। लोग सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनका दम घुट गया। ना कोई आवाज हुई, ना कोई चीख पुकार, बस लोग अपनी जगह पर मर गए। सर्वाइवर्स ने बताया कि सुबह उन्होंने देखा कि पूरा गांव बस लाशों से भरा पड़ा था। जो लोग थोड़ी ऊंचाई पर थे बस वही बच पाए, क्योंकि CO2 नीचे रुका रहा। ये रेयर फिनोमिनन लिम्निक इरप्शन कहलाता है, जिसमें एक वॉल्केनिक लेक अंदर CO2 कलेक्ट करती है और फिर अचानक एक एक्सप्लोजन में गैस रिलीज कर देती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा फिर हुआ तो और भी ज्यादा लोग मर सकते हैं। कैमरून गवर्नमेंट ने लेक में पाइप्स भी लगवाई हैं जो धीरे धीरे CO2 रिलीज करती है ताकि ये ट्रेजेडी दोबारा ना हो। नंबर 2, 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका में एक डार्क और डिस्टर्बिंग ट्रेंड की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी घटना थी जो साइंस और क्राइम दोनों का मिक्सचर था। असल में 1800s में मेडिकल साइंस रैपिड ग्रोथ कर रहा था, लेकिन डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के पास ह्यूमन बॉडीज काफी नहीं थी जिन पे वो स्टडी कर सकें। तभी एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट डेवलप हुआ जिसमें नए दफनाए गए शव चुराकर बेचे जाने लगे। उस समय मेडिकल कॉलेजेस को ज्यादा बॉडीज चाहिए थी, लेकिन लीगल तौर पर सिर्फ क्रिमिनल्स की ही बॉडीज उन्हें मिलती थी, जो काफी नहीं था। और बॉडी स्नैचर्स नए दफनाए गए मुर्दों को चुराकर कॉलेज प्रोफेसर्स को सप्लाई करने लगे। लेकिन ये क्राइम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। ग्रेप्स रॉबर्स सिर्फ बॉडीज चुराने तक नहीं रुके, बल्कि फ्रेश बॉडीज सप्लाई करने के लिए उन्होंने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया। शहर में मर्डर्स के केसेस काफी बढ़ने लगे। इनका केस इतना बड़ा स्कैंडल बना कि बर्किंग एक न्यू वर्ड बन गया, जो किसी को मारकर उनकी बॉडी बेचने को कहा जाने लगा। लंदन के हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि गैंग्स स्पेशली रिच लोगों के ग्रेव्स टारगेट करते थे। अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड्स और पेन यूनिवर्सिटी भी चोरी की गई बॉडीज का इस्तेमाल करती थी। 1832 में इसे रोकने के लिए एनाटॉमी एक्ट लागू किया गया, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लीगल बॉडी डोनेशन का सिस्टम बनाया गया। धीरे धीरे साइंटिफिक एथिक्स बढ़ने लगे और बॉडी डोनेशन प्रोग्राम्स पॉपुलर होने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त लोग मरने के बाद भी सेफ नहीं होते थे और अपनी मौत के बाद भी किसी लेबोरेटरी की टेबल पर पहुंच जाते थे। नंबर 3, 1800s के एंड तक न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज बूम कर रही थी। उस समय छोटे बच्चे, जिन्हें न्यूज बॉयज या न्यूजीज कहा जाता था, वो सड़कों पर खड़े होकर अखबार बेचा करते थे। ये मोस्टली गरीब या अनाथ बच्चे होते थे जो अपने पैसों से न्यूज़पेपर खरीदते और बेचकर प्रॉफिट बनाते। अगर कोई न्यूज़पेपर ना बिके तो उनका लॉस भी हो जाता था,
क्योंकि उस समय रिटर्न का ऑप्शन नहीं था। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर के टाइम न्यूज़पेपर्स की सेल्स बढ़ गई थी। न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल ने न्यूज़पेपर्स के दाम बढ़ा दिए। अब 50 सेंट्स में 100 कॉपीज मिलने लगी। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी प्राइजेस नीचे नहीं आए। इसका मतलब ये था कि न्यूज बॉयज को अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रॉफिट कम हो गया। न्यूज बॉयज ने डिसाइड किया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और 26 जुलाई 1899 को न्यूज बॉयज ने पूरी सिटी में न्यूज़पेपर बेचना बंद कर दिया। इन कंपनीज के पेपर्स बॉयकॉट कर दिए गए। जो भी न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश करता उसका पेपर छीनकर फाड़ दिया जाता था। न्यूज बॉयज ने ब्रिज और स्टेशन पर रैली की ताकि कोई पेपर न्यूयॉर्क से बाहर ना जा सके। ये बच्चे मोस्टली 10 से 15 साल के थे, लेकिन उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किया जो बड़े बड़े स्ट्राइक्स की तरह ही था। न्यूज बॉयज का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि लोग उनका सपोर्ट करने लगे। एक हफ्ते के अंदर न्यूज़पेपर कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होने लगा और आखिरकार न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल को हार माननी पड़ी। उन्होंने न्यूज बॉयज के लिए रिटर्न का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि उनका लॉस ना हो। ये स्ट्राइक एक तरीके का फर्स्ट चाइल्ड लेबर स्ट्राइक था जो सक्सेसफुल भी रहा। 1992 में डिज्नी ने न्यूज़ीज मूवी बनाई जो इसी स्ट्राइक पर बेस्ड थी। ये एक प्रूफ था कि छोटी आवाज भी अगर मिलकर उठे तो बड़े से बड़े लोगों को भी झुकना पड़ता है। नंबर 4, पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ये खूबसूरत शहर एक वक्त एक डरावनी और डेंजरस स्कैम का एपिसेंटर हुआ करता था। असल में 1800s में पेरिस में नए टूरिस्ट और अमीर लोग आने लगे थे। इन्हें लूटने के लिए चोर और क्रिमिनल्स ने एक डेंजरस तरीका अपनाया। वो लोगों को एक अंडरग्राउंड मेज में ले जाते और उन्हें लूट लेते। ये स्कैम रैट होल स्कैम के नाम से जाना गया। स्कैमर्स नए टूरिस्ट को सीक्रेट एडवेंचर टूर का ऑफर देते और उन्हें एक हिडन एंट्रेंस से पेरिस के नीचे कैटाकॉम्ब्स और टनल्स में ले जाते। एक बार अंदर जाने के बाद लोग गुम हो जाते थे। क्रिमिनल्स उन्हें लूट लेते और कई केसेस में उनका मर्डर भी कर देते थे। कुछ लोग जो बच गए उन्होंने बताया कि अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि अगर कोई बच जाता तो उसके लिए एग्जिट ढूंढना इम्पॉसिबल था क्योंकि टनल्स एक मेज की तरह बने हुए थे। असल में पेरिस के नीचे 200 माइल्स से भी ज्यादा लंबी एक पुरानी टनल सिस्टम है जिसे पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहा जाता है। ये टनल्स ओरिजिनली लाइमस्टोन क्वेरीज थे जिसमें से पेरिस के बिल्डिंग्स के लिए पत्थर निकाला गया था। 1780s में जब पेरिस के कब्रिस्तान फुल हो गए और ह्यूमन बॉडीज डिकम्पोज होने लगी तो ये सॉल्यूशन निकाला गया कि 6 मिलियन डेड बॉडीज को कैटाकॉम्ब्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस वजह से ये टनल्स एक हॉरर प्लेस बन गए जहां हर तरफ ह्यूमन स्कल्स और बोन्स दिखते हैं। पेरिस पुलिस ने 19th सेंचुरी में कैटाकॉम्ब्स और टनल्स पर स्ट्रिक्ट रूल लगाना शुरू किया। इल्लीगल एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया। अंडर कवर ऑफिसर्स क्रिमिनल्स तक पहुंचने लगे। आज भी पेरिस कैटाकॉम्ब्स एक मिस्टीरियस और क्रीपी जगह है। ऑफिशियली सिर्फ एक छोटा पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन है, लेकिन इल्लीगल एक्सप्लोरर्स अब भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, 8 अक्टूबर 1871 को यूएसए के पेस्टिगो शहर में एक भयंकर आग लगी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ कुछ ही घंटों में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा शहर खाक बन गया। असल में पेस्टिगो एक वुड इंडस्ट्री का सेंटर था। यहाँ हर जगह लकड़ी का काम होता था जिसमें सॉ मिल्स और वुडन हाउसेस थे। 1871 में एक्सट्रीम गर्मी और सूखापन की वजह से लकड़ियाँ सूख चुकी थी। लोगों ने जंगल काटने और नए फार्म्स बनाने के लिए स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज किया जिसमें बची लकड़ियां जलाकर साफ कर दिया जाता है। लेकिन अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और छोटी सी आग वाइल्ड फायर में बदल गई। लोगों ने बताया कि आग टॉर्नेडो जैसी थी जो 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पे सब कुछ पिघला रही थी।
लोहा, पत्थर और ग्लास तक पिघल गए। आग ने सिर्फ 90 मिनट में पेस्टिगो और उसके आसपास के 12 विलेजेस को मिटा दिया। लोग इस आग से बचने के लिए पेस्टिगो रिवर में कूद गए, लेकिन गर्मी की वजह से रिवर का पानी बॉयल होने लगा और लोग उसी में मरने लगे। आग से 17 लाख एकड़ से ज्यादा का एरिया जल गया। पेस्टिगो का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। लकड़ी के घरों में रहने वाले लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट में खत्म हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि 8 अक्टूबर 1871 को एक बड़ा मीटियोर शॉवर हुआ था, जिसमें से कुछ मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिर गए और उन्होंने ही फायरस्टॉर्म को ट्रिगर किया था। हालांकि इसका प्रूफ कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो सका है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस दिन शिकागो फायर भी हुआ था, जिससे मीडिया और गवर्नमेंट का ध्यान वहां चला गया और पेस्टिगो एक छोटा टाउन होने की वजह से उस समय ये खबर उतनी चर्चा में नहीं आई। आज भी पेस्टिगो फायर को अमेरिका का सबसे डेडली वाइल्ड फायर माना जाता है। वहाँ एक पेस्टिगो फायर म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें सर्वाइवर्स की कहानियां प्रिजर्व्ड हैं। नंबर 6, चाइना की माइथोलॉजी और फोल्क टेल्स में एक बहुत ही अजीब और क्रीपी रिचुअल का जिक्र है, जिसे वॉकिंग कॉर्प्स रिचुअल कहा जाता है। इस रिचुअल में लोग मरे हुए इंसान की बॉडी को चलाते थे। 18th और 19th सेंचुरी में चाइना में ये प्रैक्टिस देखी गई थी, खासकर सियांगसी रीजन में। अगर कोई आदमी घर से दूर किसी और शहर या गांव में मर जाता और लोग उसकी बॉडी को वापस गांव लाना चाहते, तो वो इस अजीब से तरीके का इस्तेमाल करते। इस रिचुअल में एक टॉइस्ट प्रिस्ट स्पेशल मैजिक और रिचुअल का यूज करता था, ताकि एक लाश अपने आप चलती नजर आए। ये प्रोसेस रात के टाइम होती थी, ताकि कोई देख ना सके। टॉइस्ट प्रिस्ट एक सीक्रेट रिचुअल परफॉर्म करते थे, जिसमें एक स्पेशल स्पेल का यूज होता था। इस स्पेल के थ्रू बॉडी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती और अपने घर तक चलती थी। जबकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मैजिक नहीं बल्कि एक क्लेवर ट्रिक थी। टॉइस्ट प्रिस्ट या हेल्पर्स बॉडी को बैम्बू पोल से बांध देते थे और 2-3 लोग इन बैम्बू पोल्स को पकड़कर चलाते थे, जिससे ये दूर से ऐसा लगता जैसे बॉडी चल रही हो। रात के अंधेरे में लोगों को सच में बॉडी वॉक करते नजर आती। चाइना के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र आज भी मिलता है। 1920s और 1930s तक ये कॉन्सेप्ट फोल्कलोर में बना रहा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। ऑफिशियली आज के मॉडर्न चाइना में ये रिचुअल बंद हो चुके हैं, लेकिन चाइना के हॉरर कल्चर में ये कॉन्सेप्ट अब भी सरवाइव करता है। नंबर 7, 9th रोमन लीजन एक मशहूर फौज थी, जो सबसे ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड लीजन्स में से एक थी। ये फौज जूलियस सेजार के टाइम से एग्जिस्ट करती थी। ये सोल्जर्स ब्रिटेन और यूरोप में काफी बैटल्स जीत चुके थे। 115 AD में एम्परर ट्रेजान ने इन्हें पर्सिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेजा। ये फौज डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और ब्रूटल स्ट्रेंथ के लिए फेमस थी, लेकिन जब ये पर्सिया के बैटलफील्ड में घुसी तो वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई और वापस कभी नहीं लौटी। सबसे अजीब बात ये थी कि उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। उनका ये लास्ट रिकॉर्डेड मिशन था, जब रोमन एम्परर ट्रेजान ने पर्सिया के अगेंस्ट एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था। रोमन हिस्ट्री में लिखा गया कि ये फौज एक पर्सियन सिटी की तरफ मार्च कर रही थी। तभी अचानक उनका रिकॉर्ड मिलना बंद हो गया। उनका ना कोई लेटर या मैसेज आया और ना ही कोई सर्वाइवर वापस लौटा। कोई रोमन हिस्टोरियंस नहीं बता सके कि वो फौज कहाँ गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पर्सियन आर्मी ने इन्हें घेर कर पूरी तरह से मार दिया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये फौज किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके ना कोई बोन्स, वेपन्स या बैटल एविडेंस मिले जो ये प्रूफ कर सके कि ये लोग मर गए थे। हिस्ट्री में सिर्फ ये लिखा गया कि ये फौज एक मिशन पर गई और कभी वापस नहीं आई। ये रोमन आर्मी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।